हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे वहां पे हमने चैप्टर कंप्लीट किया था पोटेंशियल का, उसके जो भी टॉपिक्स थे उन्हें हमने कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस लेक्चर के जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन गॉस लॉ। तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से देखें और अच्छे से सीखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाम क्या है फर्स्ट टॉपिक का? एरिया वेक्टर। तो यू नो दैट एरिया वेक्टर होता क्या है? यू नो मैथमेटिकली जो एरिया होता है उसको माना जाता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन फिजिक्स हम इसको क्या मानते हैं? वेक्टर मानते हैं। और इसलिए बिकॉज कोई भी आपके पास सरफेस होता है, ठीक है, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई हम वेक्टर दिखा दें तो उस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके पास एक्सिस है, ये होती थी वाई एक्सिस और ये क्या होती थी? एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस दिखाना है, जेड एक्सिस इसके ऐसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो जो जेड एक्सिस होगा ना वो इस वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि जो हमें सरफेस सामने से दिखता है, अगर उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर दिखा दें हम, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है आपके पास सरफेस ऊपर वाला, ठीक है, और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे। तो जो ऊपर से ये देख रहा है उसके लिए ये वाला हो गया सरफेस। अब इसके हमने एक परपेंडिकुलर क्या वेक्टर दिखा दिया, तो यू नो दैट इसको मैं आपको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। उसी प्रकार से अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, तो जो सामने वाला ये पर्सन वो इसको यहाँ से देख रहा है, उसके लिए ये वाला सरफेस देख रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर इसके ऊपर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊं तो कहाँ पे होगा? इधर होगा, ठीक है, बिकॉज इसके ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपके पास ऑब्जेक्ट है या जो सरफेस है उसको मैं सिलेंडर की शेप में मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? जो इसके क्या हो? वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एरिया वेक्टर। बात है समझ में? अब यहाँ पे हम एक और मान लेते हैं कि मुझे, मैं आगे से देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो इस वाले हिस्से पे अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर दिखा दूं ऐसे, जो कि इस वाले सरफेस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? उसको बोलूंगा यहाँ पे एरिया वेक्टर। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं एरिया वेक्टर होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट, मतलब कोई भी हमने सरफेस मान रखा है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा के रखते हैं, ये आपके पास कोई एक सरफेस है, इसको लिखा है डीएस से। अब यहाँ पे जो ये वेक्टर दिखा रखा है इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ऊपर इसके कैप दिखा रखा है, तो इट इज अ एरिया वेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यू नो दैट आपके पास कोई भी एक चार्ज होता है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। यू नो दैट ऐसे हमने पहले ये पढ़ रखा है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इमर्ज होती हैं। यू नो दैट ऐसे होता था। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसमें क्या होती थी? लाइंस मर्ज होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही मान लेते हैं कि फ्री स्पेस में कोई भी आपके पास एक चार्ज है, उसमें से लाइंस निकल रही इस प्रकार से, ठीक है। अब जो ये चार्ज है इसके आगे कोई भी क्लोज सरफेस आ जाता है, बॉडी आ जाती है। अब इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं लिंक होती हैं या इसके अंदर से पास आउट होती हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक
फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है तो मान लीजिए आपके पास एक जो ये ऑब्जेक्ट है चौक है, इसके आगे यहाँ पे क्या है चार्ज है, ठीक है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकल रही है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके आगे ये आ गया कोई सरफेस, अब इसमें से ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर से निकल रही हैं या इस सरफेस के साथ में लिंक हो रही हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यू नो दैट। अगर हम और एग्जांपल लें लाइक अब हमने जो सरफेस है उसको ऐसे मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या माने कोई चार्ज, अब इसमें से हमने दिखा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे निकलती है, ठीक है। अब इस वाले सरफेस में से यू नो दैट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो सरफेस होता है वो क्लोज होता है, कैसा मानते हैं सरफेस, क्लोज सरफेस मानते हैं, उसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकलती हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद इसको आगे करते हैं क्या करें। तो इसमें लिखिए आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेस, और लिंक भी बोल सकते हैं इसका, लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इजीली आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं, उसके आगे यहाँ पे कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर इसको एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक रूम है, रूम में है एक विंडो, ठीक है। अब सन की जो रे है, सन की रे उस ये विंडो में से हमारे रूम में आ रही है, तो जितनी रे हमारे रूम में आकर एंटर कर रही है तो वहां पे जो नंबर ऑफ रे होंगी उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें इसका फॉर्मूला तो देखते हैं क्या होता है। अब इसमें देखिए आपके पास जो हमने सरफेस ये मान रखा है, इसका जो सरफेस एरिया वो होगा ds, क्या होगा ds, ठीक है। और यू नो इसमें क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं, तो यू नो दैट E डॉट ds ये इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ई से, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से फाई ई मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब यू नो दैट ये जो सरफेस इसको हमने ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब इस वाले के लिए एरिया वेक्टर, यू नो दैट इसका मतलब है क्या कि चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इस वाले स्पेस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने 3D में दिखाया तो ऐसे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है वो थी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। सो हमने दिखा दिया इसको फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds, यू नो दैट। अगर इसके लिए अब इसका एरिया वेक्टर दिखाएं, किधर होगा एरिया वेक्टर, ये है सरफेस, इधर होगा या आगे दिखा सकते हैं, यस और नो। तो यू नो दैट इसको साथ में
यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर इससे और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखे, क्या लिख सकते हैं? इसमें लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड surface area through which electric lines passes is called electric flux। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रोडक्ट होता है दो चीज का, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और सरफेस एरिया का, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसको आगे डिटेल में हम और समझने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये था आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किसके इक्वल लिखते हैं? इसको लिखते थे ए बी कोस थीटा, ठीक है। और यू नो दैट अगर यहाँ पे मान लो क्रॉस होता, क्या लिखते हैं हम? ए बी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या मान रखा है? इसको हमने मान रखा है ए डॉट बी मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये यहाँ पे किसके इक्वल होगा? तो ये फाइव ई इक्वल होगा यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा की। यू नो दैट यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल होता है, तो हम इसमें यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमने इसको साइन थीटा क्यों नहीं लिया, ठीक है। हमने इसको एक कोस लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया? तो यू नो दैट इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको ऐसे बताया था कि अगर मान लो कोई सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ? चार्ज रखा हुआ है। तो अगर इसको मैं इससे समझाऊं, ये आपके पास सरफेस, यहाँ पे कोई है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि यू नो दैट इसका जो नॉर्मल होगा किधर होगा? इधर होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम एरिया वेक्टर बोल देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही, ई भी है इधर, और साथ में इसका एरिया वेक्टर भी हमने इसी साइड में मार रखा है। क्या दोनों की डायरेक्शन जो ये सेम है? मतलब थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोस मानते हैं तो कोस 0 होगा 1 के इक्वल, तो मतलब 5e e ds के इक्वल आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे जो सरफेस है इसको ऐसे ये ना मानकर हमने इसको ऐसे माना होता, और यू नो दैट अगर सरफेस ऐसे है तो क्या यहाँ पे है चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पास हो सकती है। अब इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है उसको हमने ऐसे मान लिया और यहाँ पे मान लिया चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर तो हो गया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, मतलब थीटा यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 मतलब कोस क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो कोस 90 क्या होता है? 0। मतलब अगर सरफेस को हमने ऐसे मार रखा है, यहाँ पे चार्ज को मानते हुए, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास नहीं होंगी, तो वहां पे फाई ई मतलब फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या माना है? कोस थीटा माना है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे होता साइन थीटा, ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो ये सरफेस है उसको हमने ऐसे मान रखा है, ठीक है, और यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसका एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। तो यू नो दैट अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखा होता साइन थीटा, तो साइन 0
कितना होता है 0, मतलब वहां पे फाई ई आपके पास कितना आता 0 ही आता, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे कोस थीटा क्यों माना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दिखाएं कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर से हमको निकालना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसको बोलेंगे स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। तो इसको अगर निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब डी फाई ई का, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ऐसा सिंबल डी फाई ई। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, क्लोज सरफेस को। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे जो सरफेस मानते हैं वो सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, ऐसे मान लोगे, आगे हम क्या लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, यू नो दैट जो एंगल थीटा लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखोगे थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, ये है एंगल एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। याद रख लेंगे आप, क्या बताया था कि थीटा जो है ये एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू, अगर इसको यू नो दैट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इंटीग्रल डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो अभी हमने जो दो यहाँ पे एग्जांपल लिए थे उससे इसके हम केस भी लिख सकते हैं, तो इतना एक बार नोट कर लें। तो देखिए इसका फर्स्ट अगर हम केस लिखें या उससे ही पहले इसके असाइनमेंट ले लेते हैं, असाइनमेंट क्या होगा, असाइन यूनिट ऑफ फ्लक्स इज या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, असाइनमेंट क्या होगा, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम, और आगे है ds मतलब सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी असाइनमेंट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब देखिए केस की बात कर रहे थे, तो केस नंबर फर्स्ट, अगर थीटा कितना हो यहाँ पे, थीटा हो जाए 0 डिग्री, देन फाई ई आपके पास क्या है कोस 0 1, तो यहाँ पे ई डी एस के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और सेकंड केस क्या हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये किस प्रकार से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम आएगा, किस प्रकार से मिनिमम आएगी, आप याद रखेगा। दूसरा करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आपके पास फाई ई कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आएगा कोस यू नो 90 कितना होता है 0, तो ये फाई ई क्या हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम। ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है, इसी के ऊपर हमारा बेस करता है गॉस लॉ। यू नो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ चुका है तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती थी उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसी को गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडिफाइड करके बताया, मतलब उसको चेंज करके थोड़ा, मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए
क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। मतलब उन्होंने बताया था कि जो सरफेस है, ठीक है, अगर इसके अंदर हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा इसके 1 by epsilon naught टाइम्स जो इसके अंदर चार्ज होगा उसके। मतलब कितना चार्ज इसके इनसाइड में रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसके स्टेटमेंट थे, तो इसीलिए हमने यहाँ से लिखा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यू नो, तो इन्होंने बताया था क्या कि जो नेट फ्लक्स होगा वो यहाँ से इक्वल होगा 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज जो कि इस इक्लोज सरफेस में इनक्लोज है। ठीक है, यहाँ से आप ये बात याद रख सकते हो। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो फाई ई ये किसके इक्वल होता था, ये इक्वल होता था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर के एंड इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आइए हम इस इक्वेशन को प्रूव भी करें। तो प्रूफ को गौसला देखते हैं। प्रूफ करना है यहाँ से क्या, ई डॉट डीएस इक्वल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चार्ज मान लेते हैं, चार्ज क्यू। ठीक है, अब इसके अराउंड एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं, ये मान लिया हमने क्या, क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस मान लिया। ओके, और इस चार्ज के लिए जो सरफेस मान इसकी रेडियस मान ली r। ओके, अब इसके इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना है। तो हमने सरफेस पे मान लिया एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं। अब अगर छोटा सा हिस्सा इसका नॉर्मल या एरिया एलिमेंट जो है वो किधर होगा, इधर होगा, एन वेक्टर से लिखते हैं। अब बताइए कि अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किधर होंगी, आउटवर्ड होंगी इस वाले सरफेस के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यू नो दैट अगर यहाँ पे बताएं कि इसमें एंगल कितना है एरिया वेक्टर में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। ठीक है, यू नो दैट अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था किसका, फ्लक्स का, फाई ई इक्वल होता था किसके, ई ds cos थीटा से। ओके, तो यहाँ पे आपके पास थीटा कितना है, थीटा इज हियर 0 डिग्री, तो आपके पास फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई ds के। ओके, अब देखिए यू नो दैट हमने एक ये पॉइंट, ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, KQ बाय R स्क्वायर के आपको पता है, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यू नो ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ये यहाँ पे कितनी होगी, E इज इक्वल टू ये आपके पास होगा KQ बाय R स्क्वायर, इसका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं R स्क्वायर, और K की वैल्यू रखें, K इक्वल होता था 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट के, तो ये इक्वल आ गया Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास फाई ई इसके इक्वल है। ठीक है, और फाई ई को हमने इसके इक्वल भी लिखा, मतलब फाई ई इज आल्सो इक्वल टू ये यहाँ पे दिखा रहा है ये क्लोज सरफेस के लिए इट्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, अगर इसके जगह हम इसको रख दें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यहाँ पे रख दें वैल्यू, ये किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो डी फाई ई। ठीक है, इट इज इक्वल टू ये इक्वल होगा क्लोज सरफेस को ई ds के। ठीक है, और ये यहाँ से इक्वल हो गया इसके, तो हम यहाँ पे रख देंगे ई
वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर मैं आपको वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इक्वल है क्या रख दो यहाँ पे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आगे क्या है r स्क्वायर। अब जो ये इंटीग्रल है इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, किसका करते हैं ds का। ds इसलिए बिकॉज हमें जो क्लोज सरफेस मान है उसके लिए। यू नो दैट अगर आपके पास ऐसा कोई भी सरफेस होता है जो कि ये क्लोज है या स्फेरिकल सरफेस है, तो उसके एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर इस वाले का यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ऐसे रहेगा और इसका यू नो दैट क्या हो गया यहाँ से सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास रहेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारे पास क्या था गॉस लॉ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इसको बताना है, सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, इजीली आपको यहाँ पे बताना है क्या कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके इनसाइड में रखा है चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, सो थीटा विल बी 0। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है k बाय r स्क्वायर के, यहाँ पे k की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर h के, ठीक है। अब यू नो दैट हमने लिखा था फाई E इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमको इसके अंदर ऐसे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जगह हमने इसको रख दिया, उसके बाद E की यहाँ पे रख दी वैल्यू, और यहाँ पे ds है, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो कितना है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से याद कीजिए, इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से लिखिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें, अच्छे से करें। ओके, थैंक यू।